नमस्कार, स्वागत है आपका। ताल ठोक के देख शाम के 5 बज चुके हैं। मैं हूं आपके साथ रोहित सरदाना और आज मैं पहुंच चुका हूं अयोध्या। जी हां, अयोध्या, जिसकी अहमियत सिर्फ उत्तर प्रदेश में ही नहीं है बल्कि केंद्र का चुनाव भी इसी अयोध्या के नाम पर, भगवान राम के नाम पर लड़ा भी जाता है, जीता भी जाता है और उसके नाम पे सरकारें भी बनाई जाती हैं। तो आज शाम 7:55 पर इसी अयोध्या की बिड़ला धर्मशाला से आप देखेंगे हमारे साथ वोटों की बारात बहस लाइव, जिसमें नेता होंगे, जनता होगी और नेताओं से जनता के सीधे सवाल होंगे। तो आप भी अगर अयोध्या में रहते हैं, इस कार्यक्रम में हिस्सा लेना चाहते हैं तो 6:30 बजे के आसपास इस बिड़ला धर्मशाला परिसर में पहुंच जाएं। अब वक्त है ताल ठोक के आज की बड़ी बहस का। और आज की बहस किस बात पर है, इसको एक शेर से बेहतर नहीं समझाया जा सकता, जिसके शब्दों में थोड़ा सा हेरफेर हमने कर दिया। कुछ तो मजबूरियां रही होंगी, यूं ही कोई गठबंधन नहीं हुआ करता। और यह बात आज कही जा रही है अखिलेश यादव के एक अखबार को दिए गए इंटरव्यू के बाद, जिसमें उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री ने अखबार से कहा कि अगर उनके परिवार में झगड़ा नहीं हुआ होता तो कांग्रेस से समाजवादी पार्टी का गठबंधन करने की नौबत भी नहीं आती। यानी कि वो ये कह रहे हैं कि उत्तर प्रदेश में समाजवादी पार्टी और कांग्रेस का एक गठबंधन मजबूरी का गठबंधन है। ऐसे में सवाल यह है कि क्या मजबूरी के इस गठबंधन से उत्तर प्रदेश का विकास हो पाएगा? गठबंधन की दोनों पार्टियों ने एक कॉमन मिनिमम प्रोग्राम की बात की है, यानी कि साझा घोषणा पत्र की बात की है, विकास के 10 बिंदुओं पर वादा किया है। पर अगर यह गठबंधन ही मजबूरी में बना है तो फिर वो मुद्दों पर आधारित गठबंधन कैसे मान लिया जाए, मजबूरी का गठबंधन क्यों ना माना जाए? अखिलेश यादव की दलील है कि समय और परिस्थितियां ऐसी थी कि गठबंधन करना पड़ा। तो ऐसे में सवाल यह भी बनता है कि अगर चुनाव के बाद परिस्थितियां बदल गई तो क्या आप गठबंधन तोड़ देंगे? आपको जितनी सीटों की उम्मीद है उससे ज्यादा मिल गई या पर्याप्त मिल गई कि आप अकेले सरकार चला सकें, तो आप गठबंधन तोड़ देंगे? और साथ ही साथ सवाल यह भी है कि अगर यह गठबंधन मजबूरी तो फिर यूपी को यह साथ पसंद कैसे आएगा? यहां आपको यह जानना भी जरूरी है कि उत्तर प्रदेश में गठबंधन होने के बावजूद 17 सीटें ऐसी हैं जहां कांग्रेस पार्टी और समाजवादी पार्टी के उम्मीदवार एक दूसरे के सामने ताल ठोक रहे हैं मैदान में खड़े होकर। तो क्या यह मान लिया जाए कि गठबंधन तो हुआ, लेकिन गठबंधन को लेकर दोनों ही पार्टियां ईमानदार नहीं? ताल ठोक के आज की बहस इन्हीं सवालों पर। मैंने शुरू में ही कहा कि गठबंधन एक खास समय और परिस्थितियों में हुआ। अगर ये चीजें नहीं होती और कुछ राजनीतिक फैसले ना लिए जाते तो ये गठबंधन नहीं होता। हमारे परिवार में ऐसे लोगों ने कुछ गलत भ्रांतियां फैलाई हैं, जबकि देखिए हमने मुख्यमंत्री का हमेशा सहयोग किया। मैंने हमेशा नेताजी की बात को माना। मुख्यमंत्री के किसी भी आदेश को मैंने टाला नहीं है। तो अब भ्रांतियों का तो जो फैलाई है तो वो तो मुख्यमंत्री की जिम्मेदारी है। परिवार के विवाद को सुलझाने की जिम्मेदारी तो नेताजी की और मुख्यमंत्री की थी। ये बैठ के सुलझा लेना चाहिए था और मेरा पूरा उसमें सहयोग था। मुख्यमंत्री से हमेशा मैंने संपर्क रखा। सुना है इटावा में कहीं कहीं चुपचाप मोबाइल से अलग से बुला के साइकिल हराने वाली भी बात हो रही है। हमने सुना है कि यहाँ पे नई पार्टी भी बनने जा रही है। ये आरोप तो हम पे लगता था कि हम नई पार्टी बनाने जा रहे हैं। कौन समझाए कि नई पार्टी बनाने से कुछ होता नहीं। इन लोगों ने साजिश की, षड्यंत्र किया और जब षड्यंत्र का पर्दाफाश हो गया तो क्या बताते हैं कि हमें विरासत में कुछ नहीं मिला। जिन पे ज्यादा भरोसा किया उन्होंने हमें और नेताजी को ही लड़ा दिया। पता नहीं वो राजनीति थी कि स्वार्थ था, ये बात समझ में नहीं आई मुझे। नेताजी और मुख्यमंत्री और जो भी परिवार के लोग हैं, कल तो मुझे कोई ऐतराज नहीं। मैं उनके साथ हूँ, मैं नेताजी के साथ हूँ। नेताजी का जो भी आदेश होगा
मैं उनके साथ। और कांग्रेस के जहाँ प्रत्याशी हैं वहाँ मुझे नहीं जाना है, और जो हमारे लोग हैं अगर मुझे बुलाएंगे और हमारी पार्टी का आदेश होगा और नेताजी का आदेश होगा तो उसे जरूर हम मानेंगे। मैं कहूँगा एक पप्पू और एक बब्बू, ये दोनों की जोड़ी एक दूसरे पर विश्वास भी नहीं कर रही। आज उनका इंटरव्यू छपा है, कह रहे हैं कि हमारा तो मजबूरी का समझौता है। अरे मजबूरी का समझौता है तो इस मजबूरी में उत्तर प्रदेश की जनता आपके साथ क्यों खड़ी हो? मजबूर तो थे वो पारिवारिक रिश्तों में, लेकिन सोच समझकर उन्होंने सही संग पकड़ा। तो इन हालातों में बिल्कुल सही किया उन्होंने। जब परिवार में ही अमर सिंह जी हैं तो क्या करे बेचारा। जुगाड़ की जोड़ तोड़ से समाजवादी पार्टी का कोई भला होने वाला नहीं है, ना अखिलेश यादव जी का भला होने वाला है। इस बात स्पष्ट हो गई है कि ये जुगाड़ की जोड़ तोड़ किसी भी रूप में सत्ता पाने के लिए थी, लेकिन उत्तर प्रदेश की जनता ने उनकी सत्ता से बेदखली का बैंड बाजा बजा दिया है। उत्तर प्रदेश की जनता इस बार के चुनाव में इस कसाब से मुक्ति पाले। कसे है कांग्रेस पार्टी, ससे है समाजवादी पार्टी और बसे है। ताल ठोक के आज का पहला सवाल, क्या उत्तर प्रदेश में समाजवादी पार्टी के लिए मजबूरी का नाम कांग्रेस पार्टी है? दूसरा सवाल, मुख्यमंत्री अखिलेश की मजबूरी के नाम यूपी का विकास कुर्बान क्यों हो? तीसरा सवाल, यूपी में ये 7 पसंद है का नारा दिखावा है, मुख्यमंत्री अखिलेश को तो कांग्रेस नहीं परिवार पसंद है। चौथा सवाल, क्या समाजवादी कांग्रेस का साथ सिर्फ चुनावी है? और ताल ठोक के आज का 5वां सवाल, यूपी चुनाव के बाद क्या परिस्थितियां हुई तो गठबंधन टूट भी सकता है, यानी चुनाव बाद अकेले अखिलेश अकेले राहुल। तो आपको बता दें कि ताल ठोक के आज हमारे साथ बात करने के लिए कौन कौन से खास मेहमान हैं। हमारे साथ पवन खेड़ा हैं जो कांग्रेस पार्टी के प्रवक्ता हैं। करीब 15 साल तक वो दिल्ली की पूर्व मुख्यमंत्री शीला दीक्षित के राजनीतिक सचिव और सलाहकार रहे हैं, और आपको बता दें कि लंबे समय से कांग्रेस के उन रणनीतिकारों में गिने जाते हैं जो कि पर्दे के पीछे रहकर पार्टी के लिए बड़े काम करते रहे। स्वागत है पवन खेड़ा आपका, आज पहली बार शायद ताल ठोक के कार्यक्रम में आ पा रहे हैं। सुधांशु त्रिवेदी हमारे साथ हैं, वो बीजेपी के प्रवक्ता हैं, मैकेनिकल इंजीनियरिंग में पीएचडी उन्होंने किया है, और गृह मंत्री राजनाथ सिंह के वो राजनीतिक सलाहकार हैं। स्वागत है सुधांशु त्रिवेदी आपका। जूही सिंह हमारे साथ हैं, वो समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता हैं। अक्सर आप उनको ताल ठोक के कार्यक्रम में देखते हैं पार्टी का पक्ष रखते हुए। वैसे आपको बता दें कि यूपी स्टेट कमीशन फॉर प्रोटेक्शन ऑफ चाइल्ड राइट्स की वो चेयरमैन है। यूनिवर्सिटी ऑफ लंदन से पब्लिक पॉलिसी एंड मैनेजमेंट में उन्होंने पोस्ट ग्रेजुएट किया। और साथ ही जितेंद्र त्रिपाठी हमारे साथ हैं, वो बहुजन समाज पार्टी का पक्ष रखते हैं। पिछले करीब 1.5 दशक से वो मायावती के साथ जुड़े हुए हैं, और लखनऊ में गवर्नमेंट पॉलिटेक्निक में वो आर्किटेक्चर डिपार्टमेंट के एचओडी रहे हैं, और फिलहाल आर्किटेक्चर की सलाह देते हैं, कंसल्टेंट हैं। स्वागत है आप सबका आज ताल ठोक के कार्यक्रम में। लेकिन हम सवाल जवाब का सिलसिला शुरू करें उसके पहले उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री अखिलेश यादव का एक ताज़ा बयान आया है। बहराइच में एक जगह एक कार्यक्रम में उन्होंने कहा है कि दोस्ती अगर बड़े मन से की जाए तो वो लंबी चलती है। पहले उनकी बात सुनाते हैं, उसके बाद इस बात का मतलब तलाशें। भी साथ है आपके, और कांग्रेस पार्टी पे हमारे पे आरोप भी लग जाता है कि आपने कांग्रेस पार्टी को सीटें ज़्यादा दे दी। हमने तो कई मौक़ों पर कहा कि जब दिल बड़ा करके दोस्ती की जाती है तो मजबूत दोस्ती होती है, और कभी किसी कंजूस से दोस्ती हो गई तो बहुत दिन दोस्ती चलने वाली नहीं है। जी, तो सुना आपने अखिलेश यादव का बयान। जूही सिंह जी, सबसे पहले मैं आप ही से पूछना चाहता हूँ, शुरू करें उससे पहले सबको बता दें 1.5 मिनट का समय आपको मिलेगा पहले सवाल के जवाब के लिए। उस वक्त काउंटडाउन चलता रहेगा, और 1.5 मिनट का समय पूरा हो जाने के बाद आपकी आवाज़ स्वतः बंद हो जाएगी, और जब ये पहला राउंड सबके साथ पूरा हो जाएगा उसके बाद हम बजर हटा देंगे। आप सब अपनी अपनी बात खुल के रख सकेंगे, एक दूसरे से क्रॉस क्वेश्चन भी कर सकेंगे। तो जूही सिंह जी, मेरा सवाल आपसे है कि अब 3 चरण हो चुके हैं चुनाव के, 4 अभी बाकी हैं। 3 चरणों के बाद अखिलेश यादव को ये क्यों कहना पड़ता है कि गठबंधन मजबूरी में किया था?
रोहित जी, एक अखबार का इंटरव्यू था जिसमें प्रश्न पूछा गया था। समाजवादी पार्टी कुछ कठिनाइयों से गुजर गई थी, ये तो सभी को पता है, आपके पास भी ये सर्वविदित है। तो गठबंधन की बात ज़रूर चल रही थी कांग्रेस पार्टी से और गठबंधन किया गया। आज ये एक मजबूत गठबंधन है। बुंदेलखंड में चुनाव है, बुंदेलखंड में मुख्यमंत्री बहुत बार जा चुके हैं। हम बुंदेलखंड के लिए बहुत काम कर चुके हैं, चाहे वो दूध के क्षेत्र में हो, पानी के क्षेत्र में हो, तालाब खुदवाने के क्षेत्र में हो, या बुंदेलखंड में सौर ऊर्जा और इलेक्ट्रिसिटी के क्षेत्र में हो। तो काम पर हम चुनाव लड़ रहे हैं, काम बोलता है और बड़े दिल से चुनाव लड़ रहे हैं। इसीलिए बार बार मुख्यमंत्री कहते हैं कि हमें इसमें कोई कठिनाई नहीं है कि हमने बहुत सारी सीटें कांग्रेस को दे दी, कांग्रेस उस पर लड़े, कांग्रेस उसको जीते, हमारा सहयोगी दल है। गठबंधन एक जिम्मेदारी भी होता है। आज के दिन में भाजपा को देखें, बहुत करीब 42 पार्टियों के, ये भाजपा तो है नहीं, एनडीए है, 42 पार्टी का इनका गठबंधन है। आशा ये जिम्मेदारी से गठबंधन निभाते होंगे, कहीं कहीं इनका गठबंधन टूट भी जाता है। हमारे माननीय मुख्यमंत्री ने ये जिम्मेदारी संभाली है और हम काम कर रहे हैं, काम बोलता है, काम दिख रहा है। विकास के लिए जितनी पार्टियां साथ आ जाएं, हमें कोई उसमें कठिनाई नहीं है। गठबंधन जब हो चुका है, एक इंटरव्यू के बेसिस पर मजबूरी, मजबूती या घर परिवार ज़्यादा इम्पोर्टेंट, मुझे लगता है ये बातचीत की प्रक्रिया हो सकती है, लेकिन चुनाव पर इसमें क्या रेलेवेंस है ये मुझे बहुत समझ में नहीं आ रहा है। बुंदेलखंड का काम का ज़रूर जिक्र मैं आज इसलिए कर रही हूँ क्योंकि बुंदेलखंड हमारे लिए बहुत अहम इलाका है। ठीक, 1.5 मिनट का समय हो गया और अच्छा आपने 1.5 मिनट के अंदर अंदर अपनी बात रख दी। पवन खेड़ा साहब, मैं एक एक्सर्प्ट पढ़ के सुनाना चाहता हूँ आपको, जो अखिलेश यादव ने अखबार को इंटरव्यू दिया है। मैं जानता हूँ आपने वो पढ़ लिया होगा, लेकिन हम हिंदी अनुवाद बता रहे हैं उसका। उन्होंने कहा, मैं आपको बता सकता हूँ कि कांग्रेस के बारे में समाजवादी क्या सोचते हैं। वो महसूस करते हैं कि कांग्रेस जब सबसे कमज़ोर है तो वो समाजवादियों को अपने सबसे करीब पाएंगे। मुझे लगता है कि कांग्रेस कमज़ोर थी और समाजवादियों से दोस्ती भी सही है। कई बार समय और परिस्थितियाँ तय करती हैं कि आप किसके साथ जुड़ने जा रहे हैं। इससे साफ वो कैसे कहेंगे कि ऐसी कोई ज़रूरत हमारी नहीं थी, कांग्रेस की स्थिति इतनी ख़राब थी कि वो हमारे बिना चल नहीं सकते थे और हमने ऐसे में उन पर एहसान कर दिया कि हमने गठबंधन कर लिया। आप एक बात मैं समझ नहीं पा रहा, जब से ये गठबंधन हुआ है तब से मोदी जी और उनकी पार्टी के सरदर्द बन गया है, मीडिया के एक सेक्शन का पेट दर्द बन गया है और बसपा का दिल में दर्द होने लग गया है। ये हमारे गठबंधन से तमाम राजनीतिक पार्टियों और कुछ मीडिया के लोगों में ये दर्द क्यों है? ये इतना आप लोग बौखलाए हुए क्यों हैं कि उनकी हर बात को मोड़ तोड़ के पेश किया जा रहा है कि अखिलेश जी मजबूरी। अरे भाई, मजबूरी भी रही होगी तो क्या बुराई है? उन्होंने स्वयं ऑनेस्टली आके बता दिया। उन्होंने एक लाइन और बोली जो आप लोग सब मिस कर गए कि तमाम एक कांग्रेस ही एक परिवार था, ये सब कांग्रेस परिवार के ही सदस्य थे। उस परिवार की आप बात नहीं कर रहे। आप बात कर रहे हैं क्योंकि अखिलेश जी की अपने परिवार में झगड़ा हुआ इसलिए कांग्रेस से उन्होंने हाथ मिलाया। अरे साहब, उन्होंने तो ये भी कहा कि कांग्रेस के ही परिवार के सब हिस्सा थे। एक वक्त था जब कांग्रेस ही एक पार्टी थी, जो तमाम पार्टियां निकल कर आई हैं वो कांग्रेस से ही निकल कर आई। उन्होंने ये भी तो कहा, ये आप क्यों नहीं बोल रहे हैं? और रही बात अपॉर्चुनिज्म की, अवसरवादिता की, तो सबसे बड़ी अवसरवादिता तो हमने कश्मीर में देखी। लड़े एक दूसरे के खिलाफ, फिर हाथ मिला दिए। वो कौन सी मजबूरी रही थी? वो थी कि सत्ता में जोड़ तोड़ करके आने की मजबूरी थी। वो मजबूरी भी आपने देखी और उसका नतीजा भी आपने देखा जो कश्मीर में हो रहा है। भूल गए अब 370, महबूबा मुफ्ती से हाथ मिला दिया, देख लीजिए कश्मीर जल रहा है। काबू नहीं आ पा रहा है इनके, क्योंकि आपने जनता से एक दूसरे को गाली देकर वोट लिए थे और अब आप एक दूसरे से हाथ मिला लिया। जनता ठीक सर, 1.5 मिनट हो गया सर, 1.5 मिनट हो गया सर। आप कह रहे हैं कि ये गठबंधन कर सकते हैं तो हम क्यों नहीं कर सकते? आपने जो कांग्रेस वाली बात कही मैं उस पर वापस आऊँगा, ये बताते हुए कि सर मेरा पेट बिल्कुल ठीक ठाक है। अखिलेश जी ने इंटरव्यू किसी अखबार को दिया है, उस इंटरव्यू के जो मायने हैं वो राजनीति में कैसे निकाले जाएंगे वो आप भी बेहतर जानते हैं। आपका अनुभव बहुत ज़्यादा है राजनीति का। मैं सुधांशु त्रिवेदी आपके पास आ रहा हूँ। आपके पेट में दर्द हो रहा है क्या गठबंधन से? रोहित जी, दो ऐसे तथा कथित युवा नेता जो क्रमशः अपनी माता और पिता के लिए सरदर्द हो चुके हैं, वो यदि ये कहें कि उनके साथ आने से किसी के सर में दर्द हो रहा है तो यह बात हास्यास्पद लगती है। दूसरी बात, ये लोग तो वो है जो नारा दे रहे हैं कि यूपी को ये साथ पसंद है,
आप समझिए कितना भ्रमित कर रहे हैं, मूर्ख बना रहे हैं यूपी की जनता को। अंदर किसको कितना साथ पसंद है वो साफ दिखाई पड़ रहा है। ये विवशता का गठबंधन है, पराजय की भय से आक्रांत होने वाला गठबंधन है। इसके लिए वही एक लाइन कही जा सकती है कि न तुम्हें कोई और न मुझे कोई ठौर, इसलिए मिलके एक हो गए। जहां तक बुंदेलखंड की बात थी तो सिर्फ एक बात कहूंगा, जब इनका ही गठबंधन था कांग्रेस की सरकार में, बुंदेलखंड विकास निधि का केंद्र में जब उनकी सरकार थी तो ये प्रॉपर उपयोग तक नहीं कर पाए थे। और एक और बात याद करिए कि इन्होंने गठबंधन किस लिए किया था? तथाकथित सांप्रदायिक शक्तियों के विरुद्ध, यानी हमारे विरुद्ध लड़ने के लिए। तो विकास से बढ़कर सांप्रदायिकता को मुद्दा बनाना ही इन्होंने वो शुरू किया जब इन्होंने यह गठबंधन बनाया। और दूसरी बात मैं ये कहना चाहूंगा कि ये लोग तो हमेशा साथ रहे हैं। कौन सी नई बात है भाई? जब केंद्र में यूपीए की सरकार थी तब क्या समाजवादी पार्टी का समर्थन नहीं था? क्या मुलायम सिंह जी न्यूक्लियर डील के ऊपर कांग्रेस को समर्थन देने के लिए नहीं गए थे? क्या जब लोक लेखा समिति की संसद में रिपोर्ट आई थी 2G घोटाले पे कांग्रेस को बचाना था तो सपा और बसपा दोनों ने मिलकर उनको समर्थन नहीं दिया था? तो इसमें कोई भी नई बात नहीं। यहां तक कि जब याद करिए अयोध्या में कार सेवकों पर गोलियां हुई चली थी, मुलायम सिंह की सरकार गिरने वाली थी, तब भी बचाने के लिए कांग्रेस ही आई थी। तो ये 27 साल जो बेहाल कहते थे, 27 साल में हर बार जब सपा बेहाल होने की हालत में आई या तो कांग्रेस बचाने आई, जब कांग्रेस बेहाल होने। सर 1.5 मिनट हो गया, ठीक 1.5 मिनट हो गया सुधांशु जी, समय पूरा हो गया, वापस आऊंगा। जितेंद्र त्रिपाठी जी आप भी बता दीजिए, क्योंकि उन्होंने कहा बीएसपी को भी पेट में दर्द हो रहा है गठबंधन से। नहीं, बीएसपी के पेट में क्यों दर्द हो रहा है? दर्द हो रहा है, दिक्कत हो रही है, परेशानी हो रही है जनता को। भाई अगर इतना ही प्यार और इतना ही मोहब्बत था, गठबंधन करने का इतना शौक था, तो ये गठबंधन 6 महीने पहले, 8 महीने पहले होना चाहिए था ना। कांग्रेस के जो बड़े नेता हैं माननीय सोनिया जी और इनके अपने अखिलेश जी के जो माननीय पिताजी हैं मुलायम सिंह जी, ये हर वक्त आपस में एक दूसरे को नीचा दिखाते रहे, हमेशा लड़ते रहे। केंद्र में हमेशा इनकी लड़ाई होती रही। एक ने कभी दूसरे को प्रधानमंत्री बनने नहीं दिया, दूसरे ने कभी पहले को प्रधानमंत्री बनने नहीं दिया। इनकी हमेशा लड़ाई रही। और आज जो इनके दोनों के युवराज हैं, जैसा सुधांशु जी ने कहा कि ये सरदर्द हैं इनके लिए, आज ये मिलने जा रहे हैं। यूपी की जनता को या नासमझ समझते हैं, बेवकूफ़ समझते हैं। कल तक राहुल गांधी जी अखिलेश को पानी पी कर गाली देते थे। एक अपना 75 साल की बुजुर्ग महिला को अपना मुख्यमंत्री इन्होंने प्रोजेक्ट कर दिया था। ना इनके बीच में कोई कॉमन मिनिमम प्रोग्राम है। ये कोई मधुर मिलन नहीं है, ये मजबूरी का मिलन है। भाई कांग्रेस वाले हमारे मित्र जो पवन खेड़ा जी अभी कह रहे थे कि बाकी ये सब निकले तो कांग्रेस से ही हुए हैं, तो इसमें क्या आपको फक्र लग रहा है? आप इसमें कैसे गर्व महसूस कर सकते हैं? अगर ये कांग्रेस से निकले हैं तो कांग्रेस से कोई शिकायत रही होगी, परेशानी रही होगी। ये सब कांग्रेस को गाली दे के निकले हैं। आपने इनको क्यों गले लगा लिया? कांग्रेस से तो ममता बनर्जी भी निकली है, जाइए उनके साथ गठबंधन कर लिए। क्या आपके रिश्ते आज की डेट में ममता बनर्जी के साथ? इसमें फक्र महसूस मत करिए। कांग्रेस से जो निकला है वो उसको गाली दे के निकला। ठीक सर, 1.5 मिनट हो गया सर, 1.5 मिनट हो गया। खेड़ा साहब आप रिएक्ट करना चाहेंगे उनकी बात पर जो त्रिपाठी जी कह रहे हैं? जी, बसपा से भी कुछ लोग अभी निकले हैं। पता नहीं कितनी उन्होंने किसको गालियां दी, मैं गालियों की भाषा में बात नहीं करना चाहता। और भाजपा से भी लोग नहीं निकलते ही रहते हैं। लोग निकलने का मतलब नहीं है कि आप बुरे हो गए या वो बहुत अच्छे थे या वो बुरे हैं। ये क्या बात है? और रही बात पुराने अलायंसेस की, तो आपका तो भाजपा के साथ पुराना रिश्ता रहा है। आपका तो भाजपा के साथ कई बार रिश्ता हुआ है। हो सकता है, अगर खैर मौका आएगा नहीं, लेकिन मौका आते ही हमें मालूम है आप लोग कहाँ जाएंगे। हमें तो ये भी मालूम है कि मऊ सदर से भाजपा ने मुख्तार अंसारी साहब के खिलाफ कोई कैंडिडेट ही नहीं दिया है। तो हमें तो ये सब दिख रहा है दूर से, हम एंजॉय कर रहे हैं। हमें एक ही राजनीति आती है, विकास की राजनीति। ये पहली बार ऐसा हुआ है कि दो बड़े युवा नेता इकट्ठे, दो बड़े दलों के युवा नेता इकट्ठे आए हैं। इन सबको परेशानी इस बात की है कि अब तो जुबान बदल गई, इनको ये जुबान आती नहीं है विकास की। ना या सुधांशु जी हो या हमारे त्रिपाठी जी हों, ये विकास की जुबान में बात करना नहीं आता। इनको कब्रिस्तान आता है, शमशान आता है, रोजी रोटी नहीं आता, रोजगार नहीं आता। इनको बिजली, पानी, सड़क की बात करनी नहीं आती। ये इसी तरह की लफाजी में अपनी राजनीति करना चाहते हैं। हम लोग एक नई राजनीति सामने लाए हैं। जनता सामने देख रही है, जनता अपना फैसला दे रही है। ठीक सर, सुधांशु जी बोलिए। देखिए, मैं पवन खेड़ा जी से कहना चाहूंगा कि जो आप पुराने गठबंधन की बात करते थे वो तो अपनी जगह है भाई। अभी तो पिछले हाल के वर्षों में 10 साल तक बहुजन समाज पार्टी का भी आपने समर्थन लेकर रखा था राष्ट्रपति महोदय को। हाल में संपन्न राज्यसभा के चुनाव में उत्तर प्रदेश में सपा बसपा ने आपका समर्थन किया है भाई। कपिल सिब्बल जी कैसे चुन के गए हैं
और यही नहीं किया है, उत्तराखंड और मध्य प्रदेश में भी किया है। और तो अच्छे और लोगों का सब समर्थन राहुल करते हैं। गांधी और अखिलेश यादव अच्छे की लोगों का ज्वाइंट सब प्रेस समर्थन कॉन्फ्रेंस करते हैं। में राहुल गांधी ने अखिलेश की उपस्थिति में न सिर्फ बसपा के खिलाफ कुछ नहीं बोला, बल्कि बसपा की इनडायरेक्टली प्रशंसा तक कर दी भाई। तो ये सबको समझ में नहीं आ रहा है क्या कि हकीकत में कौन किसके साथ मिलने के लिए कब तैयार है? जब जब बात आएगी भ्रष्टाचार को लेकर या सांप्रदायिक विषयों को लेकर, आप किसी के भी साथ हाथ मिला नहीं होंगी। सांप्रदायिक विषयों की बात नहीं हो रही। अगर राहुल जी अरे भाई उन्होंने बसपा की आलोचना नहीं की और तारीफ की तो बड़ी बात नहीं थी। तो फिर बहन आपकी है सुधांशु जी, रक्षाबंधन आप बनाते हैं। अच्छा, इसका मतलब ये हुआ कि अगर अखिलेश यादव क्रिटिसाइज कर रहे थे तो वो संस्कार विहीन थे क्या? अगर राहुल गांधी का बसपा को क्रिटिसाइज न करना संस्कार का प्रतीक है, तो उसी प्रेस कॉन्फ्रेंस में अखिलेश यादव का बसपा क्रिटिसाइज करना संस्कारहीनता का प्रतीक कहते हैं। सुधांशु जी वो तो बुआ जी कहते हैं। जब तक मायावती जी ने मना नहीं कर दिया वो बुआ ही कहते हैं। और हाथियों को के ऊपर पैसा जो नष्ट हुआ उसकी बात करते हैं। आप रक्षाबंधन मनाइए। और प्रॉब्लम आपके साथ ये है कि आप लोग इतने कायर हैं कि खुलकर भी अपनी बहन का सामना नहीं कर रहे हैं। पुरानी बात हो गई। बहन ने अगर राखी बांधी है तो खुलकर आइए उनके साथ। हम तो खुलकर गठबंधन कर रहे हैं। के लोगों ने मायावती को जान से मारने की कोशिश की थी। ये मायावती जी का रिटन बयान है, मीडिया में ओपन बयान है। यदि उस समय भाजपा वाले लोग नहीं जाते तो आप लोग उनकी हत्या करवा सकते थे। आप बचाइए। इससे बड़ा लोकतंत्र में हिंसा का तांडव नहीं हुआ जो 4 जून 1995 को लखनऊ के स्टेट गेस्ट हाउस कांड में हुआ था समाजवादी पार्टी की सरकार में। हम तो यही कह रहे हैं कि आप खुलकर बसपा के साथ खड़े होइए। पीडीपी जैसे हालात मत करिए कि पहले आप ये बताइए तो हम रिटन बयान कह रहे हैं जो आप हत्या करवाने की कोशिश की, उन्होंने सीधे कहा मेरी हत्या करवाइए। कायर की तरह मत करिए। एक एक करके अरे मैं भी कह रहा हूँ एक्सेप्ट करिए ना। आपके विधायकों ने हमला किया था कि नहीं मायावती पे? एक स्टेट गेस्ट हाउस कांड में कांग्रेस के बोलिए ना, एक्सेप्ट करिए। गठबंधन किया है, मजबूत गठबंधन किया है। ये कायरता की सियासत की पहले चुनाव लड़ लो और बाद में मिला लो। आज नहीं चलेगी। ठीक जूही जी, नहीं ठीक जूही जी, अरे जिसने गठबंधन किया ये कायर करता है। ठीक है, ये कायरता है जूही जी। बात कर रहे हैं सुधांशु जी प्लीज, सुधांशु जी प्लीज, सुधांशु जी प्लीज, सुधांशु जी प्लीज, एक सेकंड। जूही जी, मेरा एक सवाल है आपसे। मेरा सवाल ये है कि ये कायरता है, ठीक है, हमने मान लिया कि हो सकता है इन्होंने पर्दे के पीछे किया हो। ये रिजल्ट का इंतजार करते हो, बाद में आएंगे, देखा जाएगा, तब क्या करना है उस समय कॉल ले लिया जाएगा। लेकिन ये कौन सी बहादुरी है कि आप गठबंधन भी कर लें और फिर गाहे बगाहे जगह जगह पर ये भी बताते फिरें कि हम तो मजबूरी में कर रहे थे, हमें ज़रूरत नहीं थी। ये तो कांग्रेस कमज़ोर पड़ गई थी, उनको सहारा चाहिए था, हमें ज़रूरत नहीं थी। आप मिनिमम कॉमन प्रोग्राम भी बना लें और उसके बाद लोगों को ये भी लगता रहे कि कल को पता नहीं ये लोग साथ रहेंगे कि नहीं रहेंगे। रोहित जी, आपने अपनी बात का अभी पहले खुद ही जवाब दे दिया था कि एक अखबार का इंटरव्यू था, प्रश्न पूछा गया, मुख्यमंत्री ने परिस्थिति बताई जिसमें गठबंधन हुआ था। कॉमन मिनिमम प्रोग्राम लागू होगा, मजबूत गठबंधन होगा और जिम्मेदारी का गठबंधन होगा। माननीय मुख्यमंत्री ने कुछ सोच समझ के गठबंधन किया और राहुल जी उनके साथ प्रचार कर रहे हैं। अब छोटी छोटी बातों को कोई उठाए तो उठा सकता है। मऊ सदर में सिंबल ना पहुंचना और ये मिस्ड कॉल वाली विशाल पार्टी ने वहां सिंबल क्यों नहीं पहुंचाया? ऐसी हैं। अगर एक मिनट जूही जी, कोई बात नहीं, आपने 100 के आसपास सीटें दी कांग्रेस पार्टी को। आप सुनिए ना, सुनिए ना जूही जी, आपने 100 के आसपास सीटें दी कांग्रेस पार्टी को। 100 के आसपास आपने सीटें दी हैं कांग्रेस पार्टी को। ये आप भी जानती हैं कितने दिन कांग्रेस पार्टी को नाक रगड़नी पड़ी कि 100 तक आ जाएं। आपकी पार्टी के नेता कितनी सीट पर उनको लाने के लिए खड़े हुए थे कि नहीं, इससे ज्यादा तो नहीं दे सकते। ये गठबंधन का फैसला कितने दिन में हुआ आप अच्छे से जानती हैं। रोहित जी, गठबंधन का फैसला हमेशा गिव एंड टेक का होता है। हर पार्टी चाहती है उसको ज़्यादा सीटें मिलें और ये नेगोशिएशंस होते हैं। इनका गठबंधन भाजपा का क्यों टूट गया महाराष्ट्र में? इनका गठबंधन अपना दल से क्यों कठिनाई में था? हम तो केवल ये कह रहे हैं कि अगर बसपा के साथ गठबंधन करना है तो इतनी कायरता न दिखाएं, सामने आकर जनता को बताएं कि अगर हमें इतनी सीटें मिलेंगी तो हम मिलकर साथ सरकार बनाएंगे। पहले कर चुके हैं ये। अब बस जनता को ये बता दें तो कोई कठिनाई नहीं है। आपने सवाल उठाया, मैं उसका जवाब त्रिपाठी जी से ले रहा हूं। लेकिन एक चीज जो आपने कही कि गठबंधन गिव एंड टेक का गठबंधन होता है, तो पवन खेड़ा साहब, गठबंधन की राजनीति को आप उस समय से देख रहे हैं जिस समय इस देश में पहली दफा शायद गठबंधन की शुरुआत हुई होगी कि अलग अलग राजनीतिक पार्टियां भी मिलके एक कॉमन मिनिमम प्रोग्राम बना के सरकार चला सकती हैं। लेकिन क्या
उसमें किसी पार्टी का सम्मान दांव पे रखा जाता है? जैसे उत्तर प्रदेश में ऐसा लग रहा है कि कांग्रेस सम्मान दांव पे रख के चुनाव लड़ रही है समाजवादी पार्टी के साथ। वरना अखिलेश यादव ये क्यों कहते हैं कि कांग्रेस जब कमजोर स्थिति में है तो उसको समाजवादी के अलावा किसी का साथ नहीं दिखेगा? देखिए साहब, उत्तर प्रदेश के चुनाव में जिसको जो दांव पे लगाना हो लगा लेना चाहिए, क्योंकि जिस तरह की ताकतों के खिलाफ हम लड़ रहे हैं उन ताकतों को रोकने के लिए तमाम अपने जो भी है हमारे पास, हमें उसको दांव पे लगाने को हम तैयार हैं। अखिलेश जी ने भी अपना सब कुछ दांव पे लगाया और हमने भी अपना सब कुछ दांव पे लगाया। ये लड़ाई ही दांव की है और इसमें अगर शर्माना है, डरना है, घबराना है, जैसा कि जूही जी ने अभी बोला कि अगर कायर हैं इतने कि आप सामने आकर नहीं, खुलकर नहीं हाथ मिला पा रहे, भाई हम उस तरह की परंपरा के लोग नहीं हैं। हमें जो करना है हम खुलकर करते हैं और सारा दांव पे लगा के करते हैं। हमें इन ताकतों को हराना है। 2019 की तैयारी आज से ही हमने कर दी है। आज जो इन्हें जवाब मिलेगा इसकी गूंज 2019 में सुनाई देगी। सर ठीक है, आप 2019 की तैयारी कर रहे हैं, लेकिन आप कह रहे हैं इज्जत दांव पे लगा के तैयारी कर रहे हैं सर, और आप कह रहे हैं हम कुछ भी दांव पे लगाने को तैयार हैं। सब कुछ दांव पे लगाने को तैयार अगर नहीं हो, आप अखिलेश यादव को 2019 में पीएम बनाना चाहते हैं, नहीं लगा सकते तो क्या लड़ने सर? जाएंगे? आप 2019 में अखिलेश यादव को पीएम कैंडिडेट लेके चलेंगे क्या? या राहुल गांधी को लेके चलेंगे सर? आज 2017 में जो हम कर रहे हैं वो एक नींव रख रहे हैं एक ऐसी राजनीति की जिसमें इन ताकतों को हम एक्सपोज भी करेंगे। बिहार में शुरू हुई थी ये बात, बिहार में जो इन्हें करारा जवाब दिया गया हमारे गठबंधन द्वारा, अब यहाँ यूपी में एक डबल करारा जवाब मिलेगा। और आगे आगे देखिए होता है क्या। आप भी दांव पे लगाना तो सीखे हुजूर, हमने तो सब कुछ दांव पे लगाया, तो किसी कारण से भर रहे हैं सर, उसमें कांग्रेस पार्टी की क्या स्थिति है सर आप अच्छे से जानते हैं। दूसरा, शीला दीक्षित जी के आप इतने करीबी रहे साहब, वो छोड़ लीजिए, भाजपा की क्या स्थिति कर दी, भाजपा की अचानक गठबंधन का ऐलान हो जाता है, हम उस पे चेहरा कोई और बन जाता है। कांग्रेस को लगता है सर 2019 में आप राहुल गांधी के साथ ये भुगतने के लिए तैयार हैं? आप 2019 में राहुल जी के साथ भी ये भुगतने के लिए तैयार हैं कि आप उनको पीएम इन वेटिंग रखें और बाद में आज फिर आप लोग जो बीज बोने की चेष्टा कर रहे हैं उसमें हम किसी ट्रैप में आने वाले ना हमें ना जूही जी हैं। हम लोग भी पुराने खिलाड़ी हैं साहब, रोहित जी, हम भी कोई आज के कल के नहीं हैं। तो इस तरह की बातें हम सुनते रहेंगे, उसकी चिंता मत कीजिए। आप पुराने खिलाड़ी हैं, आप अभी 2019 की आज अभी मत बीज बोइए, इस बात को अच्छे जानते हैं सर। तो आप और रही बात नहीं, हम कोई बीज नहीं बोल रहे बात रोहित भाई बिहार की, तो बिहार में हमारा क्या होगा वो तो हम देख लेंगे। भाजपा के साथ हमने क्या किया वो देखिए, और वही उत्तर प्रदेश में होने वाला है। ठीक है सर, ठीक है। सुधांशु त्रिवेदी आप कुछ कहना चाह रहे हैं, बोल लीजिए, फिर त्रिपाठी जी आपके पास आ रहा हूं। बोलिए सुधांशु जी। देखिए, पवन खेड़ा जी ने एक बहुत अच्छी बात अनजाने में कह दी कि ये पुराने खिलाड़ी हैं, मजे हुए खिलाड़ी हैं। बिल्कुल सही बात है, ये शीला जी के साथ रहे हैं। बताइए कभी शीला जी के मुंह से ऐसी बात फिसल गई जैसी अखिलेश जी के मुंह से निकल गई हो, फिर अब आपको कहना पड़ा नहीं वो तो इंटरव्यू था, इसका मीनिंग ये था वो था। यही होता है मैच्योर और परिपक्व और अनुभवी लीडरशिप होने का, और यदि अनुभवहीन प्रतिक्रियावादी लीडरशिप। मैं जवाब देना चाहता हूं। दूसरा मैं कहूंगा कायरता की बात कही, तो कायरता तो यह है कि आप गठबंधन कर भी रहे हैं और मतभेद व्यक्त भी कर रहे हैं। हकीकत है तो खुल के कहिए, या तो हम साथ में हैं या कहिए कि नहीं हमारा आपसे मनभेद है। वास्तविकता यह है, अरे भाई आप लोग बोलते हैं तो मैं हस्तक्षेप नहीं करता, मेरा भी कृपया बात सुन लीजिए। आज हकीकत यह है रोहित जी कि हो गया है गठबंधन, पर मन भी कसमसाए, कहा भी ना जाए, चुप रहा भी ना जाए, ये इनकी एक हकीकत हो गई। और हकीकत उसमें यह भी देखिए, अमेठी में दोनों लड़ रहे हैं, यानी देखिए कायरता इसे कहते हैं कि भाई या तो आप उनका सम्मान करिए, अमेठी के गृह क्षेत्र है उनका, उसमें छोड़ दीजिए, मगर गायत्री प्रजापति के लिए अखिलेश यादव जी स्टैंड लेकर अपने गठबंधन सहयोगी के गढ़ में चुनाव लड़वा रहे हैं। क्या अपने आप में इतना ही पर्याप्त नहीं है कि मन में क्या है, किसके दिल में कुछ और है और सामने कुछ और है? इसे कहते हैं कायरता। ठीक, त्रिपाठी जी बोलिए। मन की बात, नो काम की बात। जी रोहित जी, मैं पवन खेड़ा जी से कहना चाहता हूं, आप ये बिल्कुल ना बताएं कि आप इस खेल के बहुत बड़े खिलाड़ी हैं। पूरी दुनिया जानती है कि कांग्रेस के लोग बहुत बड़े खिलाड़ी हैं, और ये जो आपने खेल अभी खेला है इसमें आप सफल नहीं होंगे। अखिलेश जी ने खुद माना है इस बात को, उन्होंने अपने इंटरव्यू में कहा है कि व्हेन द कांग्रेस इज वीकेस्ट देन
दे फाइंड समाजवादी पार्टी द क्लोजेस्ट। तो जो क्लोजनेस अगर बनी रहेगी तो ये कांग्रेस की वीकनेस में ही होगी, कांग्रेस वहाँ कभी राइज नहीं कर पाएगी। 28 आपके विधायक थे पिछली विधानसभा में, उसमें आप कितना कि इस गठबंधन से क्या चाहते हैं, आपको क्या लगता है कितना आप यहाँ खेल कर पाएंगे और यूपी की जनता को बेवकूफ़ बनाएंगे, ये कितना खेल खेलेंगे? आपने कहा था जब आपका मुख्यमंत्री यहाँ माननीय शीला जी प्रोजेक्ट की गई थी, कांग्रेस तरफ से की गई थी कि नहीं, तो कहा था 10% ब्राह्मणों के लिए आप आरक्षण देंगे। क्या आपके किसी कॉमन मिनिमम प्रोग्राम में ये बात है कि नहीं है कि अब वो ख़त्म हो गया? ब्राह्मण मुख्यमंत्री गया और ब्राह्मणों का जो आपने एक शगुफा एक लॉलीपॉप दिया था वो अभी डज इट स्टैंड और नॉट? खेड़ा जी खेड़ा जी, रोहित जी मैं जवाब इनके दूं? सवाल के साथ साथ मेरा भी एक सवाल है सर। आपने, हाँ सर आप जवाब दीजिए, एक छोटा सा सवाल और ऐड कर दे रहा हूँ, उसको भी साथ में जोड़ लीजिएगा। सवाल ये है सर कि आप थाली अभी खाली लेके बैठे हैं और 2019 का मेन्यू डिसाइड कर रहे हैं अभी से, जबकि इसकी गारंटी आप दे नहीं पाएंगे शायद अभी कि अगर इसी 2017 के चुनाव में अखिलेश यादव की अपनी पार्टी को पर्याप्त सीटें मिल गई तो इस गठबंधन का क्या होगा? साहब मुझे एक बात बताइए, पहले तो मैं त्रिपाठी जी की बात का जवाब देना चाहता हूं कि ये जो बात कर रहे हैं फिर वही बात कर रहे हैं, पुरानी बातें कर रहे हैं, जात धर्म मजहब। ये दो युवा लोग आए हैं, ये सिर्फ और सिर्फ विकास की बात कर रहे हैं। आप दसों के दसों बिंदु उठा के देख लीजिए। वादा किया था, मैं कौन सा जात धर्म, आप तो मुख्यमंत्री लेके आए थे भाई। कि इस मैं जरा आगे बोल दूं, हमने लगता है या तो आप ऑफिशियल प्लेटफॉर्म से अगर कांग्रेस ने कहा हो, खेड़ा जी लगता है चैलेंज कर रहा हूं की बातें सुनते नहीं है, चैलेंज कर रहा हूं समाजवादी पार्टी का नेता नहीं। अगर आप कोई नए वादे करेंगे तो आपका इतिहास जो है पीछा थोड़ा छोड़ेगा। अगर हमारे किसी ऑफिशियल प्लेटफॉर्म से कांग्रेस ने अगर ऐसा कोई टिप्पणी की हो, आप मुझे अभी बताइए, मेरा ये चैलेंज है आपको। रही बात आपकी अनऑफिशियल आपको जो सूट करता है उसको आप ऑफिशियल कर देते हैं, जो आपको नहीं सूट करता है उसको अनऑफिशियल कर देते हैं। हमारी एक ही कॉमन प्रोग्राम हमारा है, एक कॉमन प्रोग्राम है जिसमें बीएसपी को भी शामिल हो जाना चाहिए था, पता नहीं क्यों नहीं हुए, हमें मालूम है क्यों नहीं हुए। हमें भाजपा को हराना है, हमें भाजपा को रोकना है, हमें भाजपा के और इनके ये जो कायर पार्टनर्स हैं, तो बीएसपी जो उनके कायर पार्टनर्स हैं, त्रिपाठी जी, जितेंद्र त्रिपाठी जी, मऊ सदर में सर एक मिनट भाई आप ये बताइए, मऊ सदर में तो आप मिला रहे हैं, त्रिपाठी जी और खेड़ा जी प्लीज सर मेरी बात सुन लीजिए एक मिनट। खेड़ा जी, त्रिपाठी जी और खेड़ा जी प्लीज एक मिनट के लिए रुक जाइए। खेड़ा जी आप ये कह रहे हैं कि हमें किसी भी कीमत पर भारतीय जनता पार्टी को आने से रोकना था। सर आप बातें कर रहे हैं कि हम विकास करने के लिए सरकार लाना चाहते हैं और टीम आप बनाते हैं मोदी रोको प्रतियोगिता खेल जैसे सर। और उनके साइलेंट पार्ट, अगर भाजपा आएगी तो विकास नहीं आएगा। 3 साल में आपने हिंदुस्तान की हालत देख ली, कौन सा विकास आ गया जरा मुझे बता दीजिए। लोग दर दर भटक रहे हैं, अच्छे दिन ढूंढने को कहीं मिलते नहीं है, कहीं ना बैंकों में मिलते हैं, ना लाइनों में मिलते हैं, ना एटीएम में मिलते हैं, और मिलते हैं तो नकली नोट मिल रहे हैं। आज एसबीआई में नकली नोट 2000 के भी मिले हैं दिल्ली में, आपको शायद नहीं मालूम होगा। तो भाजपा को रोकने का अर्थ ही है कि विकास मालूम है सर मुझे, विकास लाएंगे तभी आप ही को मिलेंगे। भाजपा और इनके ये साइलेंट पार्टनर्स और इनके ये साइलेंट पार्टनर्स बीएसपी जैसे जो इनके पार्टनर हैं, इनको अगर हम रोक पाएंगे तभी विकास आ पाएगा। ये सीधी सीधी बात है, इसमें कोई बीएसपी जैसे पार्टनर मत बोलिए, इतना खराब मत बोलिए। आपको भी सपोर्ट दिया है वहाँ केंद्र में, आपने सपोर्ट लिया है आज दिया। अब आप भटक गए हैं, अब आप नहीं भटके थे, अब आप भटक गए हैं, यही तो हम कह रहे हैं आपको। आप भटक गए हैं, मत भटकिए, वापस आ जाइए। मतलब काम निकल जाने के बाद आप ऐसे ही ट्रीट करते हैं, काम निकल जाने के बाद कांग्रेस ऐसे ही ट्रीट करती है, काम निकल जाने के बाद कांग्रेस ऐसे ही ट्रीट करती है ना अपने सहयोगियों को। लंबा इतिहास, एक कांग्रेस वेद है इसका, कांग्रेस वेद, इतना मोटा इतिहास है। सुधांशु त्रिवेदी आप कुछ कहना चाह रहे हैं, हाथ उठाते बोलिए। आप तो हमारे इतिहास की, अरे साहब अभी तो आगे भविष्य देखिए, हमारा देखिए मैं पवन जी की बात का उत्तर देना चाहता हूँ। हमारा भविष्य भी बहुत उज्जवल है, बहुत अंधकार में है। ठीक पवन जी बोले। सुधांशु जी दिखाई पड़ रहा है इतिहास से लेकर भविष्य तक। अब मैं पवन जी की एक बात का तथ्यात्मक उत्तर देना चाहता हूँ। उन्होंने कहा हमारे किसी लीडर ने अगर कभी कोई बात किसी सांप्रदायिक समाज का नाम लेके सांप्रदायिक बात कही,
मैं याद दिलाना चाहता हूं 2012 के उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव में सलमान खुर्शीद ने ओपनली मुसलमानों को उत्तर प्रदेश में आरक्षण देने की बात कही, जो संविधान सम्मत नहीं है। मंत्रियों के ऊपर मेरी टिप्पणी सुनिए। आंध्र प्रदेश में आपके तत्कालीन मुख्यमंत्री वाईएस राजशेखर रेड्डी ने बोला, अरे भैया मुझे बोल लेने दीजिए ना। अब आप जब बोलते हैं तो मैं बिल्कुल शांति से कहता हूं। अब आपको जब मैं याद दिला रहा हूं तो कृपया सुन लीजिए। आपकी यूपीए वन सरकार में तत्कालीन रक्षा मंत्री ने सदन के पटल पर बोला, देयर शुड बी अ मुस्लिम हेड काउंट इन इंडियन आर्मी। फिर तो आपके प्राइम मिनिस्टर ने यूपीए वन में बोला, मुस्लिम शुड हैव फर्स्ट राइट ओवर द नेशनल रिसोर्सेज ऑफ इंडिया। इससे बड़ा तो उदाहरण नहीं हो सकता कि आपके रक्षा मंत्री, आपके विदेश मंत्री, आपके प्रधानमंत्रियों ने सीधे सीधे एक समाज का नाम लेकर, एक संप्रदाय का नाम लेकर, सेना से लेकर आर्थिक संसाधनों तक सब कुछ आपने करवाया। ये मैं आपको एक याद दिलाना चाहता था सिर्फ। आप तो सेना तक को क्रेडिट नहीं देते। और दूसरी बात, आपने एएमयू में 50% आरक्षण दे दिया, मतलब दलितों का आरक्षण काट दिया, पिछड़ों का आरक्षण काट दिया और मुसलमानों को 50% आरक्षण दे दिया। आपने तो करके दिखाया। मैंने 4 फैक्ट आपके सामने, ये आईना आपको दिखाने का काम किया। भाई आप क्या इतिहास की बात कर रहे हैं? आपका तो इतिहास है नहीं है। अरे जब अंग्रेजों से लड़ रहे थे हम, तो अब आप कहाँ थे भाई? इतिहास नहीं भाई, मैंने इतिहास की 4-5 साल की बात बताई। और हम सभी प्रवक्ताओं को, सभी नेताओं को जो राजनीतिक पार्टियों से आते हैं, खासतौर पे एक चीज और बताना चाहते हैं, वो ये कि हमने कार्यक्रम की शुरुआत में मेहमान के परिचय के साथ साथ उसकी क्वालिफिकेशन बताना शुरू किया, इसलिए ताकि जनता को ये पता लगे कि जो आदमी उनके सामने बात रख रहा है वो कितना पढ़ा लिखा है, कितना सभ्य है और कितने अच्छे तरीके से अपनी बात रख सकता है। तो हम उम्मीद करते हैं कि सब अपने अपने समय का ध्यान रखते हुए अपने अपने वक्त में बोलें, अपनी अपनी बात रखें, तो बेहतर होगा, सबको सुनाई देगा, समझ में आएगा। इसी के लिए हमने घड़ी का सिस्टम भी लगा दिया। अगर हमारे प्रवक्ता मेहमान चाहें तो हम पूरा कार्यक्रम उस 1 मिनट की घड़ी के साथ निकाल सकते हैं, लेकिन उन्हीं की शिकायत रहती है कि 1 मिनट में कई बार बात पूरी नहीं हो पाती, इसलिए हम थोड़ा समय बिना घड़ी के भी देते हैं। तो इसलिए कृपया उस चीज़ का ख्याल रखें कि दर्शक मजबूरन चैनल ना बदल दें आप लोगों को सुनने की। और ताल ठोके में आज का सवाल ये, क्या उत्तर प्रदेश में मजबूरी का नाम कांग्रेस है? पवन खेड़ा कांग्रेस से हमारे साथ हैं, जूही सिंह समाजवादी पार्टी से हैं, जितेंद्र त्रिपाठी बीएसपी से हैं, सुधांशु त्रिवेदी भारतीय जनता पार्टी से हैं। सुधांशु त्रिवेदी, आप जाना चाहते हैं? लास्ट कमेंट, केवल मैं आपसे एक सवाल पूछ रहा हूँ कि अगर वाकई आपको लगता है गठबंधन के बोझ से अखिलेश यादव कांग्रेस का बोझ उठाएंगे तो उनकी साइकिल की रफ्तार धीमी हो जाएगी, तो आप लोगों को तनाव क्यों हो रहा है? जब से गठबंधन हुआ आप लोग डर क्यों रहे हैं? लगातार अटैक आपका गठबंधन पर क्यों है? रोहित जी, अगर कोई भी व्यक्ति उत्तर प्रदेश के वर्तमान चुनावों को देख रहा होगा तो बहुत साफ समझ में आ रहा होगा, हम अटैक नहीं कर रहे हैं, सबके अटैक के निशाने पे भाजपा है, चाहे सपा हो, बसपा हो या कांग्रेस हो। इसका मतलब बहुत साफ है कि सब के सब भाजपा से डर रहे हैं, भाजपा किसी से नहीं डर रही है। तो गठबंधन खुद ही डर से हुआ गठबंधन। बहुत बहुत शुक्रिया सुधांशु त्रिवेदी आपका। पवन खेड़ा, एक सवाल बीच में रह गया, ये कैसा गठबंधन है जिसमें आप 17 सीटों पे आमने सामने खड़े? देखिए साहब, लोकल मजबूरियां होती हैं, लोकल इश्यूज होते हैं, लोकल मुद्दे होते हैं, लेकिन जो सुधांशु जी ने कहा मैं उनकी बात से बहुत ज़्यादा सहमत हूं। सबके सब भाजपा से डरे हुए हैं, ये देश भाजपा से डरा हुआ है और उत्तर प्रदेश भी भाजपा से डरा हुआ है। बिल्कुल सही बोल रहे हैं वो। तो लोगों का डर दूर करने के लिए हम लोगों ने हाथ मिलाया है। लोगों को डरने की कोई आवश्यकता नहीं, हम बखूबी मुकाबला करेंगे और भाजपा को नहीं आने देंगे। आपने आज की बहस पूरी कर दी सर। ये पहला मौका है कि जहां से शुरू हुई थी बात वहां के खत्म हो रही है। मैंने शुरू इस बात से किया था, अखिलेश यादव कह रहे हैं गठबंधन मजबूरी है, आप कह रहे हैं हमें अपने आदमी 17 जगह उतारने पड़े, वो मजबूरी है। यानी कि सब कुछ हो रहा है ना सर मजबूरियों में, फिर जनता को क्यों कह रहे हैं कि लोकल मुद्दे होते हैं, हम तो कमाल कर लोकल मुद्दे रहते हैं, हम अपनी मजबूरी में साथ साथ लोकल मुद्दे रहते हैं। मुद्दा विकास है, हमारा मुद्दा विकास है, इनका मुद्दा गठबंधन है। इनका सारा अटैक गठबंधन पे, हमारा एक ही मुद्दा है विकास, और इनके तमाम लोगों के मुद्दा क्या है? अरे गठबंधन क्यों हो गया? अरे साहब आप अपना काम करिए, प्रचार करिए अगर कर सकते हैं। नहीं आ रहे आपके रोड शो में लोग, हमें मालूम है कल क्या हालत हुई अमित शाह साहब के रोड शो में। टीवी चैनल्स पे दिखाने में बड़ा मुश्किल हो रहा था, लोग ही नहीं थे। हमारे मंच गिरे जा रहे हैं क्योंकि मंचों पर भी इतनी भीड़ है, इनके रोड शो पे भीड़ नहीं है। अब रोड ही रोड रह जाएगा साहब, शो इनका समाप्त हो रहा है। चलिए, आपने मंच गिरने की बात खुद ही कह के संभाल ली पहले से। जितेंद्र त्रिपाठी कहते तो और कुछ तरीके से कहते। त्रिपाठी जी, लास्ट कमेंट आपका, आखिरी केवल। जी,
देखिए रोहित जी, मुझे आपकी आवाज़ नहीं यहाँ तक पहुँची नहीं आवाज़, लेकिन प्रश्न आपका कोई हो मैं उससे मिलता जुलता अपने ऊपर लेके मैं उत्तर दे रहा हूँ। पवन खेड़ा जी ने अभी कहा, जब आपने कहा कि 17 सीटों पे गठबंधन के प्रत्याशी आमने सामने हैं, तो इनका जवाब ये है कि कुछ लोकल मजबूरियाँ होती हैं। मतलब लोकल मजबूरी तो है, ये पूरा गठबंधन मजबूरी है, तो इस तरह की लोकल मजबूरियाँ बहुत सारी हैं वहाँ पे। पवन खेड़ा जी, ये बताइए आप, ये जो उत्तर प्रदेश में कानून व्यवस्था इतनी खराब है, सब तरफ हाहाकार मचा हुआ है, इसको कैसे गले लगाएंगे आप? अखिलेश की नाकामी को आप कैसे आगे बढ़ाएंगे? इस पे कुछ प्रकाश डालिए। है उत्तर प्रदेश को बदनाम करने की साजिश में आज के दिन में बसपा दुनिया भर के कांड हुए हैं, दुनिया भर के कांड। एनसीआरबी का डेटा पढ़िए, एनसीआरबी का डेटा हम आम जनता एनसीआरबी का डेटा नहीं जानती है। जनता को कहाँ घर आप जनता जानती है, पूछेंगे नहीं तो जनता जानती है। गायत्री प्रसाद प्रजापति आपके हीरो, जनता उनको जानती है। तो मयंक कुमार, अच्छा ठीक है, झगड़िए नहीं होता है कि जब सपा की सरकार, भाई हमारा मकसद ये नहीं कि आप लोग झगड़ने लगे। सिंहासन खाली करो कि जनता आती है। ठीक है जूही जी, समय खत्म हो गया है। मैं आपको शायद और मौका दे देता, आपके गठबंधन के साथ ही काफ़ी बात कह चुके हैं पूरी। चलते चलते केवल इतना कह रहा हूँ कि इलाहाबाद में जो कुछ हुआ, मंच से डिम्पल यादव जो कह रही थी लोगों से, आप ये कह के डिफेंड करती रही कि मैं मंच पर बैठी थी, ऐसा कुछ नहीं हुआ। लेकिन जनता ने भी देखा कि क्या हुआ, और लोग इसीलिए सवाल पूछ रहे हैं। जब मुख्यमंत्री की पत्नी को डर लग रहा है, तो आम महिला को तो डर लगेगा। डर नहीं लग रहा था, वो आम महिला को तो डर लगेगा। बात कर रही थी रोहित जी, आपको ट्विटर मैंने आपका जवाब भी पढ़ दिया। अब बात को मत मैंने आपके ट्विटर हैंडल से ही जवाब पढ़ के आपका जवाब बताया। मैंने आपके ट्विटर हैंडल से ही जवाब पढ़ के बताया कि आपने लिखा मैं वहीं पर मौजूद थी, ऐसा कुछ नहीं हुआ। लेकिन जनता ने देखा मैडम, जो कैमरे पर होता है मैडम, वो जनता देखती है, देख के अपने आप तय कर लेती है कि ये क्या हो रहा है, शालीनता से उसको हैंडल, और जनता खुद तय कर लेगी उसको किसको वोट देना है, गठबंधन को देना है या नहीं देना है। बहुत बहुत शुक्रिया आप चारों का आज ताल ठोके का हिस्सा बनने के लिए।